हेलो दोस्तों, गुड इवनिंग, शुभ संध्या, राधे राधे। मैं प्रिंस कुमार स्वागत करता हूँ आपका एक बार फिर से अपने यूट्यूब चैनल हाई फाई स्टडी 94 और SC SC पॉइंट यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, करंट अफेयर्स विद प्रिंस कुमार श्रृंखला में आपका एक बार फिर से स्वागत करता हूँ। जैसा कि दोस्तों आपको पता ही है, हम लोग समीक्षा अधिकारी सहायक समीक्षा अधिकारी के साथ साथ PCS की प्रारंभिक परीक्षा को ध्यान में रखते हुए इस करंट अफेयर्स की श्रृंखला को शुरू किए हुए हैं और उसी क्रम को आगे कड़ी को आगे बढ़ाते हुए और एक दो दिन से आपको वीडियो नहीं मिल पाई थी, उसके लिए सॉरी बोलना चाहेंगे। जैसे आज से हम शुरू करते हैं, देखते हैं क्या कुछ है खास इस मोटिवेशन के साथ कि जब आपको संघर्ष में मजा आने लगे, यानी जब आपको अपने संघर्ष में मजा आने लगे, यानी संघर्ष जब तकलीफ देने की बजाय खुशी देने लगे, तो समझ जाइए कि आपकी मंजिल आपके पास है। संघर्ष जब आपको खुशी देने लगे, जब आपका संघर्ष आपको खुशी देने लगे, तब ये समझ जाइएगा कि आपकी मंजिल आपके करीब आ रही है और उसमें और भी मजा आने वाला है। इसलिए जी जान से परिश्रम करिए और संघर्ष का आनंद लीजिए और आनंद के साथ इसको आगे बढ़ाइए। जो कोटा फैक्ट्री सीरीज आई है, उसमें जो डायलॉग है कि संघर्ष जब आपको अपनी मजा देने लगे, तो समझ जाओ कि आप बहुत आगे बढ़ रहे हैं। ठीक है दोस्तों, शुरुआत करते हैं आज के करंट अफेयर्स को। देखते हैं क्या कुछ है खास आज के करंट अफेयर्स में। पहले तो ओडिशा विधानसभा के अध्यक्ष कौन बनी? ओडिशा विधानसभा के अध्यक्ष कौन बनी? बिहार सरकार द्वारा 65% आरक्षण सीमा बढ़ाए जाने की सिफारिश किसके द्वारा रद्द कर दिया गया? इंडियन रग्बी फुटबॉल टीम का कोच किसे नियुक्त किया गया? HEI के द्वारा जारी आंकड़ों के अनुसार वायु प्रदूषण से सर्वाधिक मृत्यु किस देश में हुई? ठीक है, किस देश में हुआ? ठीक है, वायु प्रदूषण से सर्वाधिक मृत्यु किस देश में हुई? विश्व एथलेटिक्स कॉन्टिनेंटल गोल्ड टूर 2024 में नीरज चोपड़ा ने कौन सा पदक जीता? पैरोल इन प्लेस प्रोटेक्शन प्रोग्राम किस देश में शुरू किया गया? समलैंगिक विवाह को संवैधानिक मंजूरी देने वाला आसियान देश कौन सा है? नालंदा यूनिवर्सिटी के नए कैंपस का उद्घाटन कहाँ किया गया? नेचर रेस्टोरेशन लॉ की मंजूरी किस संगठन के द्वारा दी गई? और सिप्री के अनुसार जनवरी 2024 में सर्वाधिक परमाणु हथियार किस देश के पास है? और आज की इस वीडियो में पोर्टफोलियो में खुदी श्रृंखला के अंतर्गत हम लोग यूरोपीय आयोग यानी EU से संबंधित बहुत महत्वपूर्ण प्रश्नों को देखेंगे। EU से संबंधित सारे तथ्यों को आपके सामने एक बार एक वीडियो में एक साथ 10 मिनट के साथ आपको उपलब्ध करा दिया जाएगा, जिसको आप देखना ना भूलिएगा। जो अत्यंत ही महत्वपूर्ण श्रृंखला होगी, बहुत ही महत्वपूर्ण होगा। इसलिए आप लोग शुरुआत करते हैं आज की वीडियो को, देखते हैं क्या कुछ है खास इसके उत्तरों को। ओडिशा विधानसभा की अध्यक्ष कौन बनी? ओडिशा विधानसभा की जो अध्यक्ष बनी है उनका नाम है सुरमा पाठी। क्या नाम है? सुरमा पाठी। ओडिशा विधानसभा के अध्यक्ष कौन बनी है? सुरमा पाठी बनी है। ये दूसरी महिला है जिन्हें विधानसभा अध्यक्ष नियुक्त किया गया। दूसरी महिला है जो विधानसभा अध्यक्ष बनी है। ठीक है, ओडिशा विधानसभा की दूसरी महिला है जो अध्यक्ष बनी है। दूसरी महिला अध्यक्ष जो है सुरमा पाठी। ठीक है, इससे पहले प्रमिला जो है उड़ीसा विधानसभा के अध्यक्ष रह चुकी हैं। इससे पहले प्रमिला जो है उड़ीसा विधानसभा के अध्यक्ष रखी। जैसा कि दोस्तों आपको पता है, उड़ीसा में हाल ही में विधानसभा जो चुनाव हुए हैं, उस विधानसभा चुनाव में बीजेपी ने 78 सीटें, कितनी सीटें? 78 सीटें, कितने में से? 147 सीटों में से 147 सीटों में से 78 सीटें जीतकर सरकार का गठन किया है, जहां पर मोहन चरण मांझी जो है मुख्यमंत्री बनाए गए हैं। मोहन चरण मांझी क्या बनाए गए हैं? मुख्यमंत्री बनाए गए। याद रखिएगा दोस्तों, मोहन चरण मांझी ओडिशा के नए मुख्यमंत्री बने हैं, जिन्होंने नवीन पटनायक का स्थान लिया है। और वहीं पे सुरमा पाठी उड़ीसा विधानसभा की नई अध्यक्ष बनी है। सुरमा पाठी क्या बनी है? उड़ीसा विधानसभा की नई अध्यक्ष बनी है। दोस्तों याद रखिएगा जरूर से, वेरी 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 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो सकता है, क्योंकि महिला भी है और साथ में ये जनजाति राज्य से जुड़ी हुई है, जनजातीय क्षेत्र वाले राज्य से जुड़ी है। ठीक है, बढ़ते अगला। बिहार सरकार के द्वारा 65% आरक्षण सीमा बढ़ाए जाने की सिफारिश किसके द्वारा रद्द कर दिया गया? तो जी हाँ दोस्तों, ये सिफारिश पटना हाईकोर्ट के द्वारा रद्द कर दी गई। किसके द्वारा? पटना हाईकोर्ट के द्वारा रद्द कर दी गई। पटना हाईकोर्ट के द्वारा। ठीक है, किसके द्वारा रद्द कर दी गई? पटना हाईकोर्ट के द्वारा ये सिफारिश रद्द कर दी गई। पटना हाईकोर्ट ने अभी हाल ही में बिहार सरकार ने बिहार के लोगों को, बिहार के राज्य के निवासियों को 65% आरक्षण दिए जाने का जो अभी बिहार में जाति आधार जनगणना कराई गई थी, उसके आधार पर SC, ST, OBC और EBC को क्या किया गया था? इकोनॉमिकली बैकवर्ड क्लास को कुल मिला के 65% आरक्षण दिए जाने का प्रावधान किया गया था। 65% दिए जाने की सिफारिश की गई थी, जिसे पटना हाईकोर्ट ने क्या किया? यह कहते हुए रद्द कर दिया गया कि बिहार विधानसभा यानी बिहार सरकार का ये जो फैसला है, भारतीय संविधान के आर्टिकल 15(1) और आर्टिकल 16(1) का उल्लंघन है। किसका उल्लंघन है? आर्टिकल 15(1) और 16(1) का उल्लंघन है। आर्टिकल 15(1) और 16(1) का उल्लंघन है। जैसा कि आपको दोस्तों पता ही होगा, भारतीय संविधान का आर्टिकल 15 और 16 जो कि
किससे संबंधित है? स्वतंत्रता के अधिकार से संबंधित है। किससे संबंधित है? स्वतंत्रता के अधिकार से संबंधित है। 15 एक क्या कहता है कि धर्म, जाति, लिंग आधार पर किसी प्रकार का भेदभाव निषेध किया गया है। धर्म, जाति, लिंग और जन्म स्थान, वंश के स्थान पर किसी से भेदभाव नहीं किया जाएगा। किसे? यानी किसी भी प्रकार का भेदभाव नहीं किया जाएगा। 15 एक में क्या कहा गया है कि भेदभाव निषेध किया गया, भेदभाव नहीं किया जाएगा। जबकि 16 एक में क्या है कि जो नौकरियों में आरक्षण दिया जाता है, नौकरियों में आरक्षण दिया जाता है, विभिन्न पदों पर नौकरियों में जो आरक्षण दिया जाता है वो 16 एक में प्रावधान है। यानी नागरिकों को समानता का अधिकार प्राप्त है। सभी नागरिकों को नौकरियों में आरक्षण जो प्रदान किया जाता है, यानी आरक्षण प्रदान करने से संबंधित जो आर्टिकल है वो 16 एक है। और पटना हाईकोर्ट ने यह कहते हुए रद्द कर दिया कि जो बिहार सरकार का 65% आरक्षण दिए जाने का फैसला है, ये अनुच्छेद 15 एक और अनुच्छेद 16 एक का उल्लंघन है। अनुच्छेद 16 एक और अनुच्छेद 15 एक का क्या है? उल्लंघन है। दोस्तों याद रखिएगा, पटना हाईकोर्ट, देश में कुल कितने हाईकोर्ट है? देश में कुल 25 हाईकोर्ट हैं। कितने हाईकोर्ट हैं? देश में कुल 25 हाईकोर्ट हैं। देश में कुल 25 हाईकोर्ट हैं, जिसमें से इलाहाबाद हाईकोर्ट देश में जो देश में 25 हाईकोर्ट हैं, जिसमें से इलाहाबाद हाईकोर्ट की बेंच है लखनऊ। इलाहाबाद हाईकोर्ट की बेंच है लखनऊ। और एकमात्र यूनियन टेरिटरी जिसका अपना क्या है? हाईकोर्ट है। एकमात्र यूनियन टेरिटरी जिसका अपना हाईकोर्ट है वो था दिल्ली। क्या था? दिल्ली हाईकोर्ट। ठीक है। लेकिन क्योंकि आपको पता है 2019 में जम्मू कश्मीर पुनर्गठन अधिनियम आया, 2019 के जम्मू कश्मीर पुनर्गठन अधिनियम के बाद से जम्मू कश्मीर भी हाईकोर्ट वाली क्या बन गई? केंद्र शासित प्रदेश बन गया। हाईकोर्ट वाली केंद्र शासित प्रदेश बन गया जम्मू कश्मीर। ठीक है दोस्तों, याद रखिएगा जम्मू कश्मीर में अभी हाल ही में चुनाव आयोग ने घोषणा की है कि जम्मू कश्मीर में हो सकता हो कि विधानसभा चुनाव आयोजित किया जाए। इस प्रकार से आप जानेंगे कि विधानसभा वाली जो केंद्र शासित प्रदेश है वो 3 हो जाएंगे। पहले पांडिचेरी थी, पांडिचेरी में विधानसभा की सीटों की संख्या थी 30, और दिल्ली दूसरी थी, दिल्ली जिसमें सीटों की संख्या थी 70, और तीसरी होगी जम्मू कश्मीर। जम्मू कश्मीर में नए प्रतिमान आयोग के अनुसार देखिए सीटों की संख्या कितनी होती है? 100 से अधिक रहेगी, 114 या 107 के आसपास रखी जाएगी। जो भी होगी आपको जो संबंधित महत्वपूर्ण आंकड़े होंगे चुनाव आयोग के द्वारा उपलब्ध कराए जाएंगे, उसे उपलब्ध करा दिया जाएगा। ठीक है दोस्तों, याद रखिएगा भारत में कुल हाईकोर्ट की संख्या 25 है। भारत में जो पहले हाईकोर्ट एक्ट आया था 1861 में आया था। कब आया था? हाईकोर्ट एक्ट कब आया था? 1861 में आया था। हाईकोर्ट एक्ट जब आया था तो सबसे पहले बंबई, कलकत्ता और मद्रास 3 हाईकोर्ट स्थापित किए गए थे 1862 में। कब स्थापित किए? 1862 में। फिर 1867 में इलाहाबाद हाईकोर्ट की स्थापना हुई थी। 1867 में इलाहाबाद हाईकोर्ट की स्थापना हुई थी। याद रखिएगा हाईकोर्ट एक्ट आया था 1861 में। कब आया था? 1861 में। और 1862 में मुंबई, कलकत्ता और मद्रास 3 हाईकोर्ट स्थापित किए गए थे। फिर 1867 में इलाहाबाद हाईकोर्ट स्थापित किया गया था। इलाहाबाद हाईकोर्ट की बेंच है लखनऊ। इलाहाबाद हाईकोर्ट की बेंच है लखनऊ। ठीक है। इसके बाद कुछ और हाईकोर्ट हैं जिनकी बेंच है कुछ और। ठीक है। तो दोस्तों हम बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न क्या है? इंडियन रग्बी फुटबॉल टीम के कोच किसे नियुक्त किया गया है? इंडियन रग्बी फुटबॉल टीम का कोच किसे नियुक्त किया गया है? इंडियन रग्बी फुटबॉल टीम का जो कोच नियुक्त किया गया है वैशाली सेरेवी को नियुक्त किया गया है। किसे नियुक्त किया गया है? वैशाली सेरेवी को। ठीक है। वैशाली सेरेवी को इंडियन रग्बी वैशाली सेरेवी को भारतीय रग्बी फुटबॉल टीम का कोच नियुक्त किया गया। भारतीय रग्बी फुटबॉल टीम का कोच नियुक्त किया गया है। आप जानते होंगे जो रग्बी है इसमें एक गेंद को लेके खिलाड़ी दौड़ता है और विपरीत पक्ष के गोल में क्या करता है? फेंकता है गेंद को फेंकता है। ठीक है। ना तो ये हाथ से फेंका, मतलब ना तो हाथ से हैंडबॉल की तरह खेला जाता है, ना फुटबॉल की तरह खेला जाता है। हाथ में गेंद को पकड़ के और लेके भागना होता है और भाग के फेंकना होता है। ऐसी एक मूवी भी आई थी। ठीक है। उस मूवी में भी इस खेल को दिखाया गया था। अक्षय कुमार की मूवी थी। ठीक है दोस्तों, पढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। इंडियन रग्बी फुटबॉल टीम की कोच किसे नियुक्त किया गया? वैशाली सेरेवी को नियुक्त किया गया है। अगला प्रश्न है HEI हेल्थ इंपैक्ट इंस्टीट्यूट। ठीक है। इंस्टीट्यूट द्वारा जारी आंकड़ों के अनुसार वायु प्रदूषण से 2021 में सर्वाधिक मृत्यु किस देश में हुआ? ठीक है। वायु प्रदूषण से 2021 में सर्वाधिक मृत्यु किस देश में हुआ? तो सर्वाधिक मृत्यु जो जिस देश में हुआ है उस देश का नाम है चीन। क्या नाम है? चीन। सर्वाधिक मृत्यु वायु प्रदूषण के कारण सर्वाधिक मृत्यु चीन में हुआ। दूसरे नंबर पे है भारत। दूसरे नंबर पे कौन है? भारत। तीसरे नंबर पे कौन है? पाकिस्तान। तीसरे नंबर पे कौन है? पाकिस्तान। ठीक है दोस्तों, याद रखिएगा सर्वाधिक मृत्यु वायु प्रदूषण के कारण सर्वाधिक मृत्यु कहाँ हुई है? चीन में हुई है। वायु प्रदूषण के कारण सर्वाधिक मृत्यु कहाँ हुई है? चीन में हुई है। और दूसरे नंबर पे कौन है? भारत। यानी वायु प्रदूषण सर्वाधिक मृत्यु 23 लाख मृत्यु हुई है कहाँ पर? चीन में। 23 लाख से अधिक मृत्यु हुई है कहाँ पे? चीन में। और 21 लाख से अधिक मौतें हुई है भारत में। 21 लाख से अधिक मौतें कहाँ हुई है? भारत में हुई है। और आपको पता है कि जो वायु प्रदूषण है, वायु प्रदूषण में WHO के द्वारा जो मानक जारी किए गए 6 प्रकार के वायु प्रदूषण दिए गए हैं, जिसमें PM 2.5 है, PM 10 है, SO2 है। ठीक है। फिर NO है ना, और 5 और है जो आपको बता देंगे अगले वीडियो में WHO के द्वारा जो जारी
कौन कौन से प्रदूषक हैं, ठीक है। तो वायु प्रदूषण के कारण 2021 में सर्वाधिक मौतें चीन, भारत में और पूरे विश्व में 81 लाख मौतें, पूरे विश्व में, ठीक है। पूरे वर्ल्ड में 81 लाख मृत्यु हुई है विश्व में। विश्व में कितना हुआ है? 81 लाख। 81 लाख मृत्यु हुआ कहाँ पर? पूरे विश्व में 81 लाख मौतें हुई है। पूरे विश्व में 81 लाख मौतें हुई है दोस्तों, याद रखिएगा। जी हाँ दोस्तों, 81 लाख मौतें वायु प्रदूषण के कारण हुई है। भारत में वायु प्रदूषण से रोकथाम के लिए, वायु प्रदूषण से रोकथाम के लिए कौन सा अधिनियम लाया गया था? 1921 में वायु प्रदूषण संरक्षण अधिनियम लाया गया था। 1921 में वायु प्रदूषण संरक्षण अधिनियम तो लाया गया था 1921 में। इसके अलावा 2019 में भी वायु प्रदूषण संरक्षण के लिए विभिन्न प्रयास किए जा रहे हैं। रंगों का क्रम लाया गया है कि कौन कौन से रंग के द्वारा वायु प्रदूषण को मापा जाएगा। तो सर्वाधिक जो खतरनाक होता है वो रेड रंग का, लाल रंग का है, और सबसे कम खतरनाक हरे रंग का है। सबसे कम खतरनाक हरे रंग का है और सबसे अधिक खतरनाक लाल रंग का है। इसमें ऑरेंज भी है और पीले भी हैं, साथ में हल्का नारंगी, हल्का लाल भी है, ठीक है दोस्तों, याद रखिएगा। रंगों के द्वारा 2019 में जो लाया गया था वो बहुत इंपॉर्टेंट है भारत में वायु गुणवत्ता के सुधार के लिए। भारत में वायु गुणवत्ता के सुधार के लिए 102 शहरों में विशेष प्रोग्राम भी चलाया जा रहा है। 102 शहरों में वायु प्रदूषण को रोकथाम के लिए विशेष प्रोग्राम भी चलाया जा रहा है, जिसके तहत 25 से 30% तक वायु प्रदूषण को रोकथाम करने का प्रयास किया जा रहा है। किंतु अभी भी उसमें जो सफलता है उस तरह से नेशनल क्लीन एयर प्रोग्राम, एनसीएपी उसको बोलते हैं, एनसीएपी 2019 में शुरू किया गया था। वायु प्रदूषण रोकथाम के लिए नेशनल क्लीन एयर प्रोग्राम 2019 में लाया गया था। 2019 में इसके तहत 102 शहरों में, 120 देश के 102 शहरों में वायु प्रदूषण के रोकथाम के लिए 2018 के स्तर से 30% की कमी लाने का लक्ष्य रखा गया था 5 सालों में। यानी 5 साल बीत गया है, अब तक कितना हुआ है? अब तो ये रिजल्ट आ जाना चाहिए। रिजल्ट आएगा तो पता चल जाएगा कि कितना प्रदूषण रोकथाम किया गया है। और इससे पहले 1981 में वायु प्रदूषण संरक्षण अधिनियम भी लाया गया था। 1981 में वायु प्रदूषण संरक्षण अधिनियम लाया गया था। जरूर दोस्तों इसे नोट करिएगा। नेशनल क्लीन एयर प्रोग्राम 2019, ये पूछा हुआ प्रश्न है, इसे जरूर याद करिएगा। पीछे 2019 या 20 में ये प्रश्न पूछा गया है, इसलिए जरूर याद रखिएगा। नेशनल क्लीन एयर प्रोग्राम कब शुरू किया गया था? 2019 में शुरू किया गया था। कब शुरू किया गया था? 2019 में शुरू किया गया था। और इसमें जो लक्ष्य रखा गया, कितने शहरों में रखा गया? 102 शहरों को रखा गया टारगेट, 102 शहरों को टारगेट रखा गया है, जिसमें PM2.5, PM10, SO2, SNO और CO2 ये गैसें हैं जिनको रोकथाम, जिसका उत्सर्जन कम करने का प्रयास किया गया, जिनका उत्सर्जन कम करने का प्रयास किया जाएगा, ठीक है दोस्तों। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न इंपॉर्टेंट है। विश्व एथलेटिक्स कॉन्टिनेंटल गोल्ड टूर 2024, विश्व एथलेटिक्स कॉन्टिनेंटल गोल्ड टूर 2024 में नीरज चोपड़ा ने कौन सा पदक जीता है? तो नीरज चोपड़ा ने, जी हाँ दोस्तों, गोल्ड मेडल जीता है। कौन सा पदक जीता है? गोल्ड मेडल जीता है, याद रखिएगा, गोल्ड मेडल। और ये विश्व एथलेटिक्स कॉन्टिनेंटल टूर कहाँ हो रहा है? फिनलैंड में हो रहा है। कहाँ हो रहा है? फिनलैंड में हो रहा है। जी हाँ दोस्तों, याद रखिएगा, ये जो गेम हो रहा है कहाँ हो रहा है? फिनलैंड में हो रहा है। कहाँ हो रहा है? फिनलैंड में हो रहा है। फिनलैंड में इस खेल का आयोजन किया जा रहा है। उसमें आपको पता ही है, जो नीरज चोपड़ा जी हैं जेवलिन थ्रो से जुड़े हुए हैं। किससे जुड़े हुए हैं? जेवलिन थ्रो से जुड़े हुए हैं, जेवलिन थ्रो से जुड़े हुए हैं, इसलिए याद रखिएगा। नीरज चोपड़ा ने रियो जो टोक्यो ओलंपिक हुआ था, टोक्यो ओलंपिक 2021, टोक्यो ओलंपिक 2020 जिसका आयोजन 2021 में हुआ था जापान में, और उसमें इन्होंने गोल्ड मेडल जीता था। जिन्होंने गोल्ड मेडल जीता था, आपको पता ही है कि 2024 का जो ओलंपिक खेल होने वाला वो पेरिस में होने वाला है, ठीक है। और 2028 का जो होगा वो लॉस एंजल्स में होगा, और 2032 का जो होगा ब्रिस्बेन में होगा। कहाँ होगा? ब्रिस्बेन में होगा, याद रखिएगा दोस्तों। 2028 का लॉस एंजल्स में होगा, और फिर 2032 का कहाँ होगा? ब्रिस्बेन में होगा। 2032 का कहाँ होगा? ब्रिस्बेन में होगा, ठीक है दोस्तों। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। फिनलैंड, फिनलैंड जिसकी राजधानी हेलेंसिकी, फिनलैंड जिसकी राजधानी क्या है? हेलेंसिकी, हेलेंसिकी, फिनलैंड जिसकी राजधानी क्या है? हेलेंसिकी। फिर अगला बढ़ते हैं। अगला वेरी 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 इंपॉर्टेंट प्रश्न है। पैरोल इन पैलेट, पैरोल इन प्लेस, पैरोल इन प्लेस प्रोटेक्शन प्रोग्राम किस देश में शुरू किया गया? पैरोल इन प्लेस प्रोटेक्शन प्रोग्राम किस देश में शुरू किया गया? पैरोल इन प्रोटेक्शन प्रोग्राम किस देश में शुरू किया गया? तो यह यूएसए में शुरू किया गया। जी हाँ दोस्तों, इसे जरूर याद रखिएगा। पैरोल इन प्लेस, पैरोल इन प्लेस प्रोटेक्शन प्रोग्राम किस देश में शुरू किया गया? यूएसए में शुरू किया गया। यूएसए जिसकी राजधानी वाशिंगटन डीसी, वाशिंगटन डीसी यानी वाशिंगटन किस नदी के किनारे है? पोटोमैक नदी के किनारे है। वाशिंगटन किस नदी के किनारे है? पोटोमैक नदी के किनारे है। वाशिंगटन में डीसी जो है डिस्ट्रिक्ट ऑफ कोलंबिया को रिप्रेजेंट करता है। और अमेरिका के राष्ट्रपति हैं जो बाइडेन, अमेरिका के राष्ट्रपति हैं जो बाइडेन। अमेरिका के द्वारा अभी हाल ही में जो पैरोल इन प्रोटेक्शन प्रोग्राम शुरू किया गया है, ये किसके लिए दिया गया है? विश्व भर के जो अप्रवासी हैं, विश्व भर के जो अप्रवासी हैं, जो कहाँ रहते हैं? अमेरिका में रहते हैं, और अमेरिका के किसी नागरिक से शादी किए हुए हैं, यानी पुरुष है तो महिला से शादी किया हुआ है, या महिला है या पुरुष से शादी की हुई है, और 10 वर्षों से अधिक समय से अमेरिका में निवास कर रही है, तो उन्हें पैरोल इन प्लेस प्रोग्राम के तहत वीजा दिया जाएगा, अमेरिका की नागरिकता प्रदान की जाएगी, उनके बच्चों को नागरिकता प्रदान की जाएगी। इससे उनको वहाँ पे
जो नौकरी प्राप्त करने में भी आसानी होगी, नागरिकता प्राप्त करने में आसानी होगी। यानी पैरोल इन प्रोग्राम के तहत दुनिया भर के 5 लाख अप्रवासियों को दिया जाएगा, प्रोत्साहन दिया जाएगा, कागजात, जरूरी कागजात उपलब्ध कराए जाएंगे, जिसमें मुख्य प्रावधान ये है कि कोई भी जो विदेशी अप्रवासी हैं, अगर अमेरिकी किसी नागरिक से शादी किए हुए हैं और 10 सालों से अधिक समय से अमेरिका में निवास कर रहे हैं, तो उन्हें इस प्रोग्राम के तहत वीजा दिया जाएगा और उन्हें वहाँ पे अमेरिकी नागरिकता प्रदान की जाएगी। जी हाँ दोस्तों, बढ़ते अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है, समलैंगिक विवाह को संवैधानिक मंजूरी देने वाला आसियान देश कौन सा है? समलैंगिक विवाह, आपको पता ही है, समलैंगिक विवाह आजकल बहुत ज्यादा चर्चा में है। भारतीय दंड संहिता के IPC 377 में भी समलैंगिकता को क्या घोषित किया गया था? अपराध घोषित किया गया था। भारतीय दंड संहिता के IPC जो पहले थी IPC 1860, जिसमें IPC की धारा 377 में समलैंगिकता को अपराध घोषित किया गया था। उसे अपराध घोषित करने वाली उस धारा को सुप्रीम कोर्ट के द्वारा खारिज कर दिया गया था। यानी भारत में समलैंगिकता अब अपराध नहीं है, किंतु समलैंगिक विवाहों को मंजूरी नहीं दी गई है। अभी भी भारत में समलैंगिक विवाह को मंजूरी नहीं दी गई है, तो इसमें जरूर याद रखिएगा, समलैंगिकता अब अपराध नहीं है, किंतु अभी भी समलैंगिक विवाह को भारत में मंजूरी नहीं प्रदान की गई है। समलैंगिक से संबंधित कानून तो बना दिया गया है, समलैंगिकता से संबंधित कानून तो बना दिया गया है, LGBTQ, जिसमें आपको पता ही है कि L से लेस्बियन, G से गे, B से बाइसेक्सुअल, T से ट्रांसजेंडर और Q से क्यूर, ठीक है, क्वेर। तो ये 5 उसमें आते हैं। ट्रांसजेंडर संविधान में जो तृतीय जेंडर है, यानी तृतीय लिंग है, LGBTQ के अधिकारों को संरक्षण के लिए समलैंगिक विवाह जो आया था, समलैंगिकता अधिकार संरक्षण अधिनियम 2016 में लाया गया था। उसके तहत बहुत सारे प्रावधान कर दिए गए हैं। ट्रांसजेंडरों के अधिकारों के संरक्षण के लिए ट्रांसजेंडर अधिकार अधिनियम 2016 में आया था। बहुत सारे प्रावधान कर दिए गए हैं, किंतु अभी भी उन्हें विवाह की मंजूरी प्रदान नहीं की गई है। भारत में विवाह की मंजूरी प्रदान नहीं की गई है। अभी भारत के जो पड़ोसी देश है नेपाल और चीन का जो पड़ोसी देश है ताइवान, यहाँ पे समलैंगिक विवाह को मंजूरी दी गई है, संवैधानिक स्तर पर दी गई है नेपाल और ताइवान में। लेकिन हाल ही में आसियान का एक देश है जिसने क्या किया, समलैंगिक विवाह को मंजूरी प्रदान की थी, और वो देश है थाईलैंड। कौन सा देश है? थाईलैंड। समलैंगिक विवाह को मंजूरी प्रदान करने वाला आसियान देश कौन सा है? थाईलैंड है। समलैंगिक विवाह को मंजूरी प्रदान करने वाला देश कौन सा है? थाईलैंड। आसियान देश कौन सा है? थाईलैंड। थाईलैंड जिसकी राजधानी है बैंकॉक। थाईलैंड जिसकी राजधानी क्या है? बैंकॉक। आपको पता ही है थाईलैंड जिसकी राजधानी क्या है? बैंकॉक है। और थाईलैंड म्यांमार, थाईलैंड और लाओस, ये तीनों गोल्डन क्रिसेंट में आते हैं, गोल्डन ट्रायंगल में आते हैं। गोल्डन ट्रायंगल और गोल्डन क्रिसेंट में, जो कि हथियारों की तस्करी और मादक पदार्थों की तस्करी के लिए जाने जाते हैं, गोल्डन क्रिसेंट और गोल्डन ट्रायंगल। तो म्याला था यानी म्यांमार, थाईलैंड और लाओस, ये गोल्डन ट्रायंगल में आते हैं। किसमें आते हैं? गोल्डन ट्रायंगल में आते हैं। जबकि पाकिस्तान, ईरान और अफगानिस्तान ये आते हैं गोल्डन क्रिसेंट में, यानी स्वर्णिम अर्धचंद्र में। स्वर्णिम त्रिभुज में कौन से देश आते हैं? तो म्याला था, याद रखिएगा कोड। स्वर्णिम त्रिभुज में कौन से देश आते हैं? तो म्याला था, याद रखिएगा कोड। स्वर्णिम त्रिभुज में कोड याद रखिएगा, म्याला था। म्यांमार, लाओस, थाईलैंड। म्यांमार जिसकी राजधानी क्या है? नेपिटा। लाओस जिसकी राजधानी है वियंतियाने, और थाईलैंड जिसकी राजधानी है बैंकॉक। जबकि स्वर्णिम अर्धचंद्र में पाई कोड याद रखिएगा, PAI, पाकिस्तान, अफगानिस्तान और ईरान। पाई याद रखिएगा, पाई। स्वर्णिम अर्धचंद्र में कौन कौन आ रहे हैं? पाई, पाकिस्तान, अफगानिस्तान और ईरान। ये जो दोनों देश स्वर्णिम त्रिभुज और स्वर्णिम अर्धचंद्र हैं, ये जो हैं हथियारों की तस्करी और मादक द्रव्यों की तस्करी, मानव की तस्करी के लिए जाने जाते हैं, कुख्यात हैं ये देश। ये यहाँ से बहुत सारे मानव तस्करी के जो केस आते हैं देखे जाते हैं। वैश्विक स्तर पर बहुत बड़े पैमाने पर यहाँ से मानव तस्करी, हथियारों की तस्करी, मादक द्रव्यों की तस्करी, मादक दवाइयों की तस्करी की जाती है, इसलिए ये देश कुख्यात है। ठीक है। थाईलैंड अभी हाल ही में समलैंगिक विवाह को संवैधानिक मंजूरी देने वाला देश बन गया है, आसियान देश बन गया है। आसियान जिसकी स्थापना हुई थी 1967 में, 8 अगस्त 1967 आसियान की स्थापना हुई थी। आसियान की स्थापना 8 अगस्त 1967 में हुई थी। इसमें 10 देश हैं। वर्तमान में कितने देश हैं? 10 देश हैं। आसियान में 10 देश हैं, जिसे बढ़ा के भी 11 कर दिया गया है। पूर्वी तिमोर को भी शामिल कर लिया गया, इसलिए आसियान में अभी 11 देश हो जाएंगे। आसियान में 11 देश हो जाएंगे। ठीक है।
पूर्वी तिमोर भी इसमें शामिल हो गया है। तो आसियान में अभी 11 देश हो जाएंगे, अभी तक 10 देश थे। अब इसमें याद रखिएगा कोड म्याला था, म्याला, कवि, ध्रुव, मलाई, फिनिश, था। ठीक है, म्याला, म्यांमार, लाओस, कंबोडिया, वियतनाम, ब्रुनेई, मलेशिया, इंडोनेशिया, फिलीपींस, सिंगापुर, थाईलैंड। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 और फिर पूर्वी तिमोर। कौन सा देश है? पूर्वी तिमोर। याद रखिएगा दोस्तों, हमने आपको आज आसियान से भी संबंधित कोड आपको करा दिया। म्याला था, म्याला कवि ब्रूमलाई फिनिश था, म्याला कवि ब्रूमलाई फिनिश था, म्याला कवि ब्रूमलाई फिनिश था पूर्व में, म्याला कवि ब्रूमलाई फिनिश, ब्रूमलाई फिश था, फिश था कोड याद रखिएगा, ब्रूमलाई फिश था, ब्रूमलाई फिश था। ठीक है, म्याला कवि ब्रूमई फिश था, याद रखिए, म्याला कवि ब्रूमई फिश था, म्याला कवि ब्रूमई फिश था पूर्व में, म्याला कवि ब्रूमई फिश था पूर्व में, म्याला कवि ब्रूमई फिश था पूर्व में, म्याला कवि ब्रूमई फिश था पूर्व में। याद रखिएगा, म्याला कवि ब्रूमई फिश था पूर्व में, म्याला कवि ब्रूमई फिश था पूर्व में। ठीक है, म्या से म्यांमार, ला से लाओस, क से कंबोडिया, वी से वियतनाम, ब्रू से ब्रुनई, म से मलेशिया, ई से इंडोनेशिया, फी से फिलीपींस, स से सिंगापुर, था से थाईलैंड, पूर्वी तिमोर। सबकी राजधानी एक बार देख लेते हैं। म्यांमार जिसकी राजधानी नेपिटा, लाओस जिसकी राजधानी वियंतियाने, कंबोडिया जिसकी राजधानी है नोमपेन, वियतनाम जिसकी राजधानी है वियतनाम जिसकी राजधानी ध्यान से उतर रही है ब्रुनेई जिसकी राजधानी है बंदरशेरी, मलेशिया जिसकी राजधानी कुआलालंपुर, इंडोनेशिया जकार्ता, इंडोनेशिया की नई राजधानी नुसंतारा बन रही है, इंडोनेशिया की नई राजधानी क्या बन रही है? नुसंतारा बन रही है। ठीक है दोस्तों, इंडोनेशिया की नई राजधानी क्या बन रही है? नुसंतारा बन रही है। फिलीपींस जिसकी राजधानी है मनीला, फिलीपींस जिसकी राजधानी क्या है? मनीला। आपको पता है ये फिलीपींस की राजधानी मनीला में ही क्या है? फिलीपींस की राजधानी में मनीला में ही अंतर्राष्ट्रीय चावल अनुसंधान संस्थान का क्या है? फिलीपींस की राजधानी मनीला में ही क्या है? अंतर्राष्ट्रीय चावल अनुसंधान संस्थान का मुख्यालय, अंतर्राष्ट्रीय चावल अनुसंधान संस्थान का मुख्यालय है। जबकि इसका क्षेत्रीय कार्यालय कहाँ पे है? तो वाराणसी में है। कहाँ पे? अंतर्राष्ट्रीय चावल अनुसंधान संस्थान का दक्षिण एशिया में जो क्षेत्रीय कार्यालय बनाया गया वो कहाँ पे है? वो है वाराणसी में। कहाँ पे है? वाराणसी में है। जी हाँ दोस्तों, याद रखिएगा, वियतनाम जिसकी राजधानी क्या है? हनोई, वियतनाम जिसकी राजधानी क्या है? हनोई, वियतनाम जिसकी राजधानी क्या है? हनोई, ब्रुनेई बंदरशेरी, म से मलेशिया जिसकी राजधानी क्या है? कुआलालंपुर, ई से इंडोनेशिया जिसकी राजधानी है जकार्ता, जकार्ता किस द्वीप पे है? जावा द्वीप पे है। याद रखिएगा, जकार्ता जावा द्वीप पे है। और इंडोनेशिया की नई राजधानी नुसंतारा कहाँ पे बनाई जा रही है? तो बोर्नियो द्वीप पे बनाई जा रही है। कहाँ बनाई जा रही है? बोर्नियो द्वीप पे बनाई जा रही है। बोर्नियो द्वीप पर 3 देशों का कब्जा है, याद रखिएगा, ब्रुनेई, मलेशिया और इंडोनेशिया। DMI कोड याद रखिएगा, DMI। ठीक है, DMI इंडेक्स याद रखते हैं, या फिर IBM कंप्यूटर के नाम से याद रखिएगा। इंडोनेशिया, ब्रुनेई और मलेशिया, इंडोनेशिया, ब्रुनेई और मलेशिया, ये 3 देश हैं जो किस पे स्थित हैं? बोर्नियो द्वीप पर हैं। बोर्नियो दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा द्वीप है, दुनिया का सबसे तीसरा बड़ा द्वीप है ब्रुनेई। बोर्नियो तीसरा दुनिया का सबसे बड़ा द्वीप है, दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा द्वीप है, दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा द्वीप है। सबसे बड़ा द्वीप जो है ग्रीनलैंड है। सबसे बड़ा द्वीप कौन सा है? ग्रीनलैंड है। ठीक है दोस्तों, याद रखिएगा, मैंने आपको आसियान से संबंधित कोड भी बता दिया। म्याला कवि ब्रूमई फिश था पूर्व में। ठीक है, सिंगापुर है, थाईलैंड जिसकी राजधानी बैंकॉक है, थाईलैंड जिसकी राजधानी क्या है? बैंकॉक है। और फिर पूर्वी तिमोर जिसकी राजधानी है दिल्ली, पूर्वी तिमोर जिसकी राजधानी है दिल्ली। पूर्व में इसे आसियान में शामिल नहीं किया गया था क्योंकि इंडोनेशिया का विरोध कर रहा था, इंडोनेशिया इसका विरोध कर रहा है। इंडोनेशिया का मानना था कि पूर्वी तिमोर उसी का हिस्सा है, पूर्वी तिमोर इसी का हिस्सा है। किंतु अभी पिछले वर्ष जो फैसला लिया गया है कि उसमें पूर्वी तिमोर को भी क्या किया गया? आसियान देश के रूप में शामिल कर लिया गया, यानी आसियान का 11वां सदस्य देश भी पूर्वी तिमोर बन गया। आसियान का 11वां सदस्य देश भी क्या बन गया है? पूर्वी तिमोर बन गया है। जी हाँ दोस्तों, बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न वेरी 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 इंपॉर्टेंट होगा हम लोगों के लिए। फिर अगला प्रश्न वेरी 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 इंपॉर्टेंट होगा हम लोगों के लिए, जरूर ध्यान से देखिएगा इस प्रश्न को। अगला प्रश्न है, नालंदा यूनिवर्सिटी के नए कैंपस का उद्घाटन कहाँ किया गया है? तो नालंदा यूनिवर्सिटी के नए कैंपस का उद्घाटन राजगीर में किया गया। कहाँ किया गया है? राजगीर में। कहाँ किया गया है? राजगीर, जिसे राजगृह के नाम से भी जानते हैं, राजगृह के नाम से भी जानते हैं, जो कहाँ पर है? बिहार में है। कहाँ पे है? बिहार में है। कहाँ पे है? बिहार में। नालंदा यूनिवर्सिटी राजगीर में है, राजगीर में है। कहाँ पे है? राजगीर, राजगीर में है।
यानी आपको पता ही है जो राजगीर है, राजगीर जो है आपको पता होगा प्रथम बौद्ध संगीति जो हुई थी वो राजगीर में हुई थी। कहाँ हुई थी? राजगीर में हुई थी, जिसको हमने यहाँ पे कोड में कोई भी श्रृंखला के अंतर्गत आपको बताया हुआ है कि बौद्ध धर्म से संबंधित सारे कोडों को एक साथ में अका अक रावय पक मस मुंह सस अकु, ठीक है, इससे संबंधित जो कोड आपको बताएगा कोड में कोई भी श्रृंखला के अंतर्गत वो वीडियो जरूर देखिएगा, जहाँ पे आपको कोड को डिफाइन किया गया है अका अक रावय पक मस मुंह सस अकु, ठीक है, कोड को पूरी तरह से डिफाइन किया गया है। राजगीर बिहार में है, राजगीर के नाम से भी जाना जाता है, इसे राजगीर के भी नाम से जानते हैं। किसके नाम से जानते हैं? राजगीर के नाम से जानते हैं। नालंदा यूनिवर्सिटी का निर्माण किसने कराया था? तो कुमारगुप्त ने कराया था। किसने कराया था? कुमारगुप्त ने। नालंदा यूनिवर्सिटी का निर्माण किसने कराया था? कुमारगुप्त ने कराया था। गुप्त वंशी शासक कुमारगुप्त ने कराया था। किसने कराया था? कुमारगुप्त ने नालंदा यूनिवर्सिटी का निर्माण कराया था। कुमारगुप्त ने। किसने कराया था? कुमारगुप्त ने कराया था, जिसे खिलजी शासकों के द्वारा जला दिया गया था। खिलजी शासकों के द्वारा यानी अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा इस यूनिवर्सिटी को जला दिया गया था 14वीं शताब्दी में, और जब 14वीं शताब्दी में जला दिया गया तो फिर से इसे 2014 में शुरू किया गया, और 2014 में शुरू किया गया तो ये किसी बाहरी कैंपस पे था, किंतु अब इसका खुद का कैंपस निर्मित कर दिया गया है, और ये 400 एकड़ यानी 450 एकड़ में फैला हुआ कैंपस है। दुनिया का सबसे बड़ा कैंपस है, जो कि दुनिया का सबसे बड़ा कैंपस है, जो कि नेट जीरो ग्रीन यूनिवर्सिटी कैंपस होगा, जो कि नेट जीरो ग्रीन यूनिवर्सिटी कैंपस होगा। दुनिया का सबसे बड़ा ये नेट जीरो ग्रीन यूनिवर्सिटी कैंपस है, दुनिया का सबसे बड़ा नेट जीरो ग्रीन यूनिवर्सिटी कैंपस है। और ये जो नालंदा यूनिवर्सिटी का पुनरुद्धार किया गया है, पुनर्निर्माण किया गया है, ये पूर्वी एशिया शिखर सम्मेलन के देश जो हैं, पूर्वी एशिया शिखर सम्मेलन पूर्वी एशिया शिखर सम्मेलन के जो सदस्य देश हैं, पूर्वी एशिया शिखर सम्मेलन के जो सदस्य देश हैं, उनके सहयोग से तैयार किया गया। पूर्वी एशिया शिखर सम्मेलन के जो सदस्य देश हैं, उनके सहयोग से तैयार किया गया है। और ये वेरी 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 इंपॉर्टेंट है, पूर्वी एशिया शिखर सम्मेलन के सदस्य देश, क्योंकि नालंदा यूनिवर्सिटी में जो आसपास के भारत के पड़ोसी देश हैं, वहां से पढ़ने के लोग आते थे। 2000 से अधिक शिक्षक यहाँ पर अध्यापन का कार्य करते थे, और 10,000 से अधिक विद्यार्थी अध्ययन का काम करते थे। ये एक ऐसी यूनिवर्सिटी है, ये एक ऐसी यूनिवर्सिटी है जहाँ पर 2000 से अधिक अध्यापक शिक्षण का काम करते थे, और 10,000 से अधिक जो हैं उस विद्यार्थी अध्यापन का काम करते थे, अध्ययन का काम करते थे। जी हाँ दोस्तों, पूर्वी एशिया शिखर सम्मेलन के बारे में कुछ महत्वपूर्ण तथ्य जान लेते हैं। पूर्वी एशिया शिखर सम्मेलन जो है 18 सदस्य देशों का संगठन है। 18 सदस्य देश हैं, जिसमें आसियान के सभी सदस्य देश हैं। आसियान प्लस 8 अन्य सदस्य हैं, ठीक है, आसियान प्लस 8 अन्य हैं। और जो ये उद्घाटन हुआ कैंपस का प्रधानमंत्री मोदी जी के द्वारा किया गया, इसमें 17 पूर्वी एशिया देशों के जो सदस्य हैं, 17 पूर्वी एशिया देशों के जो विदेश मंत्री हैं, सदस्य हैं, प्रतिनिधि हैं, वो उपस्थित रहे, जिसमें बहुत ही महत्वपूर्ण ये उपलब्धि है भारत में कि नालंदा यूनिवर्सिटी का फिर से पुनरुद्धार किया गया है, जिसका निर्माण गुप्तवंशी शासक कुमारगुप्त के द्वारा कराया गया था। गुप्तवंशी शासक कुमारगुप्त के द्वारा कराया गया था। इस नए कैंपस का उद्घाटन बिहार के राजगीर में किया गया है। जो पूर्वी एशिया शिखर सम्मेलन के 18 सदस्य देश हैं, उनके सहयोग से इसका पुनरुद्धार किया गया है, जिसमें इसके उद्घाटन समारोह के दौरान 17 सदस्य देश इसमें उपस्थित थे। 17 सदस्य देशों के प्रतिनिधि उसमें क्या थे? उपस्थित थे। ठीक है दोस्तों, बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न और भी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। नेचर रेस्टोरेशन लॉ की मंजूरी किस संगठन के द्वारा प्रदान की गई? नेचर रेस्टोरेशन लॉ की मंजूरी किसके द्वारा प्रदान की गई? ठीक है, किसके द्वारा प्रदान की गई? जी हाँ दोस्तों, याद रखिएगा किसके द्वारा प्रदान की गई, वो है EU। किसके द्वारा प्रदान की गई? EU, यूरोपीय यूनियन के द्वारा प्रदान की गई है। जी हाँ दोस्तों, नेचर रेस्टोरेशन लॉ 2024 में यूरोपीय यूनियन के द्वारा प्रदान किया गया, मंजूरी प्रदान किया गया है। नेचर रेस्टोरेशन लॉ के तहत यह प्रावधान किया गया है कि वर्ष 2030 तक 20% नेचर को रिस्टोरेशन कर लिया जाएगा, यानी फिर से पुनर्प्राप्ति कर ली जाएगी। रेस्टोरेशन क्या रह जाएगा? यानी पुनर्प्राप्ति कर ली जाएगी, पूरी तरह से फिर से प्राप्त किया जाएगा। 20% यानी जो 2030 तक 20% जो अभी नेचर जिस तरह से हरासमेंट हो रहा है, उसको रोकथाम के लिए क्या लाया गया? नेचर रेस्टोरेशन लॉ लाया गया, जिसमें 2030 तक 20% को और 2050 तक पूरी तरह से जो इकोसिस्टम है उसे संरक्षित करने का प्रयास किया जाएगा। 2050 तक पूरी तरह से इकोसिस्टम को संरक्षित करने का प्रयास लक्ष्य रखा गया है, और 2030 तक 20% नेचर रेस्टोरेशन को
प्राप्त करने का लक्ष्य रखा गया। 2030 तक 20% नेचर रेस्टोरेशन को प्राप्त करने का लक्ष्य रखा गया। जी हाँ दोस्तों, ये वेरी 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 इंपॉर्टेंट प्रश्न होगा। चलिए दोस्तों, आपको ईयू से संबंधित अन्य महत्वपूर्ण तथ्य बता देते हैं। ईयू जिसमें वर्तमान में 27 सदस्य देश हैं। कितने सदस्य देश हैं? 27। ईयू जिसे हम आज ईयू के नाम से जानते हैं, ईयू कब बना, कैसे बना, क्या परिस्थितियां उत्पन्न हुई? तो द्वितीय विश्व युद्ध के बाद, जब द्वितीय विश्व युद्ध खत्म होता है, उसके बाद इनर सिक्स के नाम से एक संगठन बनता है 1957 में। कब बनता है? 1957 में, जिसे हम अगर कोड के रूप में याद करें तो बेनीलक्स जईफा। क्या बनेगा कोड? बेनीलक्स जईफा, जईफा याद रखिएगा। बेनीलक्स जईफा, इनर सिक्स में कौन कौन से देश हैं? तो बेनीलक्स जईफा याद रखिएगा। बेनीलक्स समुद्र तल से नीचे स्थित भी देश है। समुद्र तल से नीचे स्थित देशों का नाम क्या है? तो बेनीलक्स, बेल्जियम, नीदरलैंड और लग्जमबर्ग। बेल्जियम, नीदरलैंड और लग्जमबर्ग, ये 3 सदस्य देश हैं, 3 देश हैं जो समुद्र तल से नीचे स्थित हैं, यानी समुद्र का जल इनके देश में घुस सकता है, इसलिए बांध बनाकर इन्होंने क्या किया? अपने बाउंड्री की, अपने देश की सीमाओं की रक्षा की, सुरक्षा की है समुद्री जल से। किसे? समुद्री जल से। तो बेनीलक्स जईफा, बेल्जियम, नीदरलैंड, लग्जमबर्ग, जर्मनी, इटली और फ्रांस। ठीक है। बेनीलक्स जईफा यानी 1957 में जब द्वितीय विश्व युद्ध खत्म हो जाता है, शीत युद्ध की स्थितियां शुरू होती हैं, तो उस दौरान पहले इनर सिक्स के नाम से एक संगठन बनता है जिसमें बेनीलक्स जईफा, बेल्जियम, नीदरलैंड, लग्जमबर्ग, जर्मनी, इटली और फ्रांस। ठीक है। बेल्जियम जिसकी राजधानी है ब्रुसेल्स, बेल्जियम जिसकी राजधानी क्या है? ब्रुसेल्स। नीदरलैंड जिसकी राजधानी क्या है? नीदरलैंड जिसकी राजधानी क्या है? आपको पता है, नीदरलैंड जिसकी राजधानी एम्स्टर्डम, नीदरलैंड जिसकी राजधानी क्या है? एम्स्टर्डम। लग्जमबर्ग जिसकी राजधानी क्या है? लग्जमबर्ग जिसकी राजधानी लग्जमबर्ग है। ठीक है, लग्जमबर्ग जिसकी राजधानी लग्जमबर्ग है। और फिर जर्मनी जिसकी राजधानी क्या है? जर्मनी जिसकी राजधानी क्या है? आपको पता ही है, जर्मनी जिसकी राजधानी है जो किस नदी के किनारे है? जर्मनी जिसकी राजधानी है बर्लिन। जर्मनी जिसकी राजधानी क्या है? बर्लिन। बर्लिन किस नदी के किनारे है? स्प्री नदी के किनारे है। बर्लिन किस नदी के किनारे है? स्प्री नदी के किनारे है। जबकि फ्रांस जिसकी राजधानी क्या है? फ्रांस जिसकी राजधानी है पेरिस सीन नदी के किनारे है। किस नदी के किनारे है? सीन नदी के किनारे। तो जी हाँ दोस्तों, पहले इनर सिक्स बनता है। क्या बनता है? इनर सिक्स। और इनर सिक्स के विरोध में आउटर 7, OUTER, आउटर 7 का गठन किया जाता है, SEVEN, आउटर 7 का गठन किया जाता है। इनर सिक्स के विरोध में आउटर 7 आता है। कौन आता है? आउटर 7 आता है, जिसका गठन किया जाता है 1960 में। कब किया जाता है? 1960 में आउटर 7 लाया जाता है। 1960 में क्या लाया जाता है? आउटर 7। और आउटर 7 में कौन कौन आते हैं? देखो दोस्तों, कोड याद रखिएगा। हम लोग एनडीए हैं और एसएसबी की परीक्षा कर लिए हैं पास। एनडीए एसएसबी पास, यानी एनडीए आपको पता ही है, एनडीए का एग्जाम यूपीएससी कराती है, और एसएसबी जो उसी एनडीए के दौरान एसएसबी की ट्रेनिंग होती है वो है, और पास हम लोगों ने कर लिया है। तो एनडीए एसएसबी पास करेंगे तो हम हो जाएंगे आउटर 7 सदस्य देश। कौन से सदस्य देश हो जाएंगे? आउटर 7 सदस्य देश हो जाएंगे। यानी आउटर 7 में आते हैं एनडीए एसएसबी पास। एनडीए एसएसबी पास कोड जरूर याद रखिएगा। ऊपर मैंने बताया बेनीलक्स जईफा इनर 6 में आते हैं। इनर 6 का गठन होता है 1957 में, और आउटर 7 का गठन होता है 1960 में। एनडीए एसएसबी पास कोड क्या है? एनडीए एसएसबी पास, एनडीए एसएसबी पास। जी हाँ दोस्तों, याद रखिएगा, एनडीए एसएसबी पास। ठीक है दोस्तों, एनडीए एसएसबी पास। अब इसको डिकोड करते हैं। एनडीए, एन से क्या है? एन से है नार्वे। एन से क्या है? नार्वे। एन से क्या है? नार्वे। डी से है डेनमार्क। ए से है ऑस्ट्रिया। नार्वे, डेनमार्क, ऑस्ट्रिया। नार्वे जिसकी राजधानी है ओस्लो। नार्वे जिसकी राजधानी क्या है? ओस्लो। डेनमार्क जिसकी राजधानी क्या है? डेनमार्क जिसकी राजधानी है कोपेनहेगन। डेनमार्क जिसकी राजधानी क्या है? कोपेनहेगन। ऑस्ट्रिया जिसकी राजधानी है वियना। ऑस्ट्रिया जिसकी राजधानी क्या है? वियना। ऑस्ट्रिया जिसकी राजधानी क्या है? वियना। फिर है स्वीडन, स्विट्जरलैंड, ब्रिटेन और पुर्तगाल। ठीक है, याद रखिएगा दोस्तों। एस से है स्वीडन। एस से क्या है? स्वीडन। स्वीडन जिसकी राजधानी क्या है? स्टॉकहोम। स्वीडन जिसकी राजधानी क्या है? स्टॉकहोम है। ठीक है। फिर स्विट्जरलैंड जिसकी राजधानी बर्न है। स्विट्जरलैंड जिसकी राजधानी क्या है? बर्न है। स्विट्जरलैंड जिसकी राजधानी क्या है? बर्न है। फिर ब्रिटेन यानी यूनाइटेड किंगडम जिसकी राजधानी क्या है? लंदन है। जिसकी राजधानी क्या है? लंदन है। और पुर्तगाल जिसकी राजधानी क्या है? पुर्तगाल जिसकी राजधानी क्या है? लिस्बन। पुर्तगाल जिसकी राजधानी क्या है? लिस्बन। लिस्बन किस नदी के किनारे है? टेगस नदी के किनारे। किस नदी के किनारे है? टेगस नदी के किनारे। लंदन टेम्स नदी के किनारे है। फिर स्विट्जरलैंड जिसकी राजधानी है स्टॉकहोम। स्विट्जरलैंड जिसकी राजधानी क्या है? स्टॉकहोम। स्विट्जरलैंड जिसकी राजधानी क्या है? बर्न। स्विट्जरलैंड जिसकी राजधानी क्या है? बर्न। और स्वीडन जिसकी राजधानी है स्टॉकहोम। ऑस्ट्रिया जिसकी राजधानी है वियना। डेनमार्क जिसकी राजधानी है कोपेनहेगन।
और एन से है नॉर्वे, नॉर्वे जिसकी राजधानी क्या है ओस्लो, नॉर्वे जिसकी राजधानी क्या है ओस्लो। ओस्लो से ही क्या किया जाता है, जो दुनिया का सबसे बड़ा पुरस्कार माना जाता है नोबेल पुरस्कार, नोबेल शांति पुरस्कार कहाँ से दिया जाता है, तो नोबेल शांति पुरस्कार की घोषणा नॉर्वे की राजधानी ओस्लो से ही किया जाता है। कहाँ से किया जाता है, ओस्लो से किया जाता है। ठीक है दोस्तों, बढ़ते हैं आगे। अब देखते हैं क्या होता है 1960 में क्या बनता है आउटर 7, और 1957 में बनता है क्या इनर 6। ठीक है, अब इनर 6 आउटर 7 एक दूसरे के विरोध में काम कर रहे हैं और दूसरों के साथ बढ़ने का प्रयास करते हैं, लेकिन 1963 में कुछ परिस्थितियां ऐसी बननी शुरू हो जाती हैं कि दोनों सदस्य एक साथ आने का प्रयास शुरू कर देते हैं, दोनों सदस्य एक साथ आने का प्रयास शुरू करते हैं। और इस एक साथ आने के प्रयास के क्रम में 1993 तक, कब 1993 याद रखिएगा दोस्तों, जी हाँ दोस्तों याद रखिएगा, कब 1993 में 1993 में जो इनर 6 है और आउटर 7 है, ये सभी मिलके आपस में, यानी इनका जब विस्तार होता है 1963 से 1993 तक होता रहता है, विस्तार होते होते और ये कब जब विस्तार होता जाता है, लगातार विस्तार होते होते फिर 1993 में, कब 1993 में यूरोपीय संघ बन जाता है। कब बनता है 1993 में यूरोपीय संघ का गठन होता है। 1993 में कब होता है, 1993 में ईयू बन जाता है। कब बन जाता है 1993 में ईयू कब बनता है 1993 में बनता है ईयू कब बनता है 1993 में। इसी दौरान इसमें पिक्स राष्ट्र आते हैं, पिक्स PIIGS, इसी दौरान इसमें PIIGS भी आता है। पी से है पुर्तगाल, पी से क्या है पुर्तगाल, आई से है इटली, आई से क्या है इटली, और आई से क्या है आयरलैंड, जी से क्या है ग्रीस, और एस से क्या है स्पेन, याद रखिएगा। पिक्स में कौन कौन है, पी से है पुर्तगाल, आई से है इटली, आई से है आयरलैंड, जी से है ग्रीस, और इससे क्या है स्पेन, यह से क्या है स्पेन। अब देखिए दोस्तों, पुर्तगाल आउटर 7 में भी है, पिक्स में भी आ गया। ठीक, अब इनके बीच में जो संबंध है, गठबंधन है, वो बढ़ना शुरू होता है, और गठबंधन बढ़ते बढ़ते 1993 में एक नए सदस्य संगठन का रूप लेता है, जिसका नाम होता है ईयू, जिसका नाम क्या होता है ईयू। ईयू में सदस्य देशों की संख्या पहले 28 थी, 2020 से पहले तक क्या थी 28 थी, 2020 से पहले 28 थी। ठीक है, लेकिन 2020 के बाद से 27 है, 2020 के बाद से कितनी है 27 है, 2020 के बाद से कितनी है 27 है, 2020 के बाद से दोस्तों याद रखिएगा 27 है। 2016 में होता है ब्रेक्जिट, ब्रिटेन एग्जिट, ईयू से ब्रिटेन एग्जिट होता है, यूरोपीय यूनियन से ब्रिटेन एग्जिट हो जाता है। और अब वर्तमान में यानी ईयू ब्रिटेन के बाहर होने से पहले यूरोपीय संघ में 28 सदस्य देश थे। कितने सदस्य देश थे 28, किंतु ब्रिटेन के बाहर होने के बाद इसमें 27 सदस्य देश हैं। कितने सदस्य देश हैं 27। अब जब ईयू का गठन होता है, ईयू के गठन होने के बाद मास्ट्रिच संधि, कौन सी संधि मास्ट्रिच संधि दिसंबर 1999 में सामने आती है। मास्ट्रिच संधि, कौन सी संधि आती है मास्ट्रिच संधि, कौन सी संधि आती है मास्ट्रिच संधि। मास्ट्रिच संधि के द्वारा, मास्ट्रिच संधि का संबंध किससे है, मास्ट्रिच संधि का संबंध है यूरो मुद्रा से। किससे संबंधित है, यूरो मुद्रा से है। मास्ट्रिच संधि का संबंध किससे है, यूरो मुद्रा से है। यूरो मुद्रा को कब से अपनाया जाता है, 1 दिसंबर 1999 से अपनाया जाता है, 1 दिसंबर 1999 से अपनाया जाता है यूरो मुद्रा को। यूरो मुद्रा को कब अपनाया जाता है, यूरो मुद्रा को कब अपनाया जाता है, यूरो मुद्रा को अपनाया जाता है 1 दिसंबर 1999 से। कब अपनाया जाता है यूरो मुद्रा को, ठीक है, यूरो मुद्रा को कब अपनाया जाता है 1999 में अपनाया जाता है। फिर एक नाइस ट्रीटी होती है 2001 में। कौन सी ट्रीटी होती है, नाइस ट्रीटी। कौन सी ट्रीटी होती है, नाइस, ये फ्रांस का एक शहर है नाइस। ठीक है, फ्रांस 2001 में नाइस ट्रीटी होती है। कौन सी ट्रीटी होती है 2001 में नाइस ट्रीटी होती है। नाइस ट्रीटी के द्वारा यूरोपीय आयोग को, यानी यूरोपीय संघ के विस्तार का सिफारिश किया जाता है, यूरोपीय संघ के विस्तार की सिफारिश की जाती है। यूरोपीय संघ का जब विस्तार होता है, यूरोपीय संघ का विस्तार होता है, और विस्तार होते होते वर्तमान में इसमें 27 सदस्य देश हो जाते हैं। ठीक है, ठीक, और यूरोपीय संघ में फिर इसका एक अपना संसद है, यूरोपीय संसद भी है। फ्रांस नाइस में जो होता है। फिर ईयू के बारे में जो महत्वपूर्ण तथ्य थे हमने आपको उपलब्ध करा दिया है। मास्ट्रिच जो है नीदरलैंड में, मास्ट्रिच कहाँ है नीदरलैंड में, मास्ट्रिच कहाँ पे है नीदरलैंड में। ठीक है, मास्ट्रिच कहाँ पे है नीदरलैंड में, याद रखिएगा दोस्तों, मास्ट्रिच नीदरलैंड में है। मास्ट्रिच कहाँ पे है नीदरलैंड में है। यूरो मुद्रा को 1 दिसंबर 1999 से अपनाया जाता है। जी हाँ दोस्तों, याद रखिएगा, यानी यूरोपीय आयोग में, यूरोपीय संगठन में, ईयू में
यानी यूरोपीय यूनियन में जितने सदस्य देश हैं वो सभी ने यूरो मुद्रा को अपनाया नहीं है, सभी ने अपनी यूरो मुद्रा को अपनाया नहीं है। यूरो मुद्रा को जिन राष्ट्रों में अपनाया है वो उनकी संख्या कितनी है? उनकी संख्या जो है वो 19 है। कितनी है? 19 है। कितनी है? 19। यूरो मुद्रा को 19 सदस्य देशों ने अपनाया है, जबकि यूरोपीय संघ में 27 सदस्य देश हैं। कितने सदस्य देश हैं? 27। यानी जो अभी भी 8 सदस्य देश हैं उन्होंने अपनी स्वघोषित मुद्रा बना के रखी है, स्वघोषित मुद्रा बना के रखी है, किंतु जो 19 सदस्य देश हैं उन्होंने यूरो मुद्रा को स्वीकार कर लिया है। यूरो मुद्रा जो कि वैश्विक मुद्रा के रूप में भी जानी जाती है। विश्व में 5 मुद्राएं हैं वैश्विक मुद्रा के रूप में जानी जाती हैं। डॉलर है, यूरो है, जापानी येन है, चीनी रेमनबी है, चीनी क्या है? रेमनबी है, और फिर जापानी येन है, यूरो है, और फिर 4 मुद्राएं जो हैं डॉलर, यूरोपीय डॉलर है, ठीक है, ब्रिटेन का पाउंड स्टर्लिन है, ब्रिटेन का पाउंड स्टर्लिन है, पाउंड स्टर्लिन, ब्रिटेन का पाउंड स्टर्लिन, फिर यूरो और फिर जापानी येन और चीनी रेमनबी, ये 5 जो हैं वैश्विक मुद्राएं हैं जो वैश्विक कारोबार के लिए भी प्रयोग की जाती हैं। सर्वाधिक जो कारोबार होता है वैश्विक स्तर पर यूएसए के डॉलर में यानी अमेरिकी डॉलर में किया जाता है। सर्वाधिक जो कारोबार होता है अमेरिकी डॉलर में किया जाता है। जी हाँ दोस्तों, आपको मास्ट्रिक्ट संधि है कब हुई थी? 1992 में हुई थी। याद रखिएगा दोस्तों, मास्ट्रिक्ट संधि कब हुई थी? 1992 में हुई थी। मास्ट्रिक्ट संधि 1992 में हुई थी, जो यूरो मुद्रा को अपनाने के लिए थी। और फिर यूरो मुद्रा कब अपनाया गया? तो 1 दिसंबर 1999 से अपनाया गया। 1 दिसंबर 1999 से अपनाया गया। 12 सदस्य देशों ने यूरो मुद्रा को अपनाया और वर्तमान में 19 सदस्य देशों ने अपना लिया है। यानी अभी भी 8 सदस्य देश हैं जो यूरोपीय संघ के सदस्य देश तो हैं, किंतु उन्होंने यूरो को अपनी मुद्रा नहीं बनाई है। यूरो को अपनी मुद्रा नहीं बनाई है। यूरो को अपनी मुद्रा अभी तक नहीं बनाई है। दोस्तों देखते हैं अंतिम प्रश्न क्या है हमारा। सिप्री के अनुसार जनवरी 2024 में सर्वाधिक परमाणु हथियार किस देश के पास है? तो सिप्री के अनुसार जनवरी 2024 में सर्वाधिक परमाणु हथियार किसके पास था? तो वो है रूस के पास। किसके पास है? रूस के पास है। दूसरे नंबर पे यूएसए है, तीसरे नंबर पे चाइना है, तीसरे नंबर पे कौन है? चाइना है, चौथे नंबर पे फ्रांस है, और भारत जो है 6वें नंबर पे। भारत किस नंबर पे है? 6वें नंबर पे है भारत। 6वें नंबर पे है पाकिस्तान 7वें नंबर पे। सिप्री जो है स्टॉकहोम में एक संगठन है। स्टॉकहोम में सिप्री जो है स्टॉकहोम में एक संगठन है जो कि परमाणु हथियारों से संबंधित जो है शांति से संबंधित परमाणु हथियारों फिर वैश्विक स्तर पर हथियारों के आयात और निर्यात से संबंधित आंकड़ों को क्या करता है? जारी करता है। इन आंकड़ों को प्राप्त करने के बाद विश्व के स्तर पर क्या किया जाता है? उपलब्ध कराया जाता है। और विश्व स्तर पर जो आंकड़े उपलब्ध कराए जाते हैं वो बहुत ही महत्वपूर्ण होते हैं। तो दोस्तों आज के इन प्रश्नों को यहीं पे विराम देते हैं। 10 प्रश्न बहुत महत्वपूर्ण है जिसमें हमने आपको आसियान, फिर यूईयू यूरोपीय संघ को क्या किया है? बता दिया है। जरूर अपने कॉपी में नोटबुक में नोट करिएगा। ये प्रश्न हमारे प्रारंभिक परीक्षा की दृष्टि से अत्यंत ही महत्वपूर्ण होंगे और उम्मीद करता हूं कि हमारे प्रारंभिक परीक्षा में भी फंसेंगे। तो जी हाँ दोस्तों, इस उम्मीद के साथ कि आप चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना नहीं भूलेंगे। बढ़ते हैं, कल मिलेंगे एक बार फिर से नए वीडियो में नए करंट अफेयर्स के साथ। तब तक के लिए थैंक यू, धन्यवाद।